हेलो दोस्तों। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी नादान दिल के अंतिम भाग की। आदित्य जब नौकर के मुंह से सारी बात सुनता है कि दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और सरगम ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया, ये जानकर तो आदित्य के दिल में सरगम के लिए प्यार और इज्जत दोनों बढ़ गए थे। अब बस वो जितनी जल्दी हो सके सरगम के पास जाना चाहता था। जल्दी जल्दी कदम भरता हुआ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि पता नहीं सरगम उसे माफ करेगी या नहीं। क्या वो समझेगी कि सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया? तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया। यही सब सोचते सोचते वो आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और धीरे से अपने कदम कमरे के अंदर रखता है। अंदर आते ही सबसे पहले नजरें जाती हैं सरगम पर, जो कि पीछे सिरहाने से अपनी पीठ टिकाकर बैठी बैठी ही सो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे सुहाग रात वाली रात को वो बैठे बैठे सो गई थी। उस वक्त चेहरा ढका होने के कारण बस उसके होंठ नजर आ रहे थे और आज उसकी सिल्की सिल्की जुल्फों ने उसके चेहरे को छिपा रखा था। ये देखकर आदित्य के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो देखता है कि उसकी हर चीज वैसे ही रखी हुई है जैसे वो छोड़कर गया था। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो सरगम के ठीक सामने जाकर बैठ जाता है और जी भरकर उसका चेहरा देखता है। दिल और आत्मा को जैसे सुकून मिल गया हो। उसकी आंखों के किनारे खुद ब खुद भीग जाते हैं। ये वही चेहरा था जिससे वो दूर भाग रहा था, पर आज वो इसी चेहरे को हमेशा के लिए अपने सीने में छिपा लेना चाहता था। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहा था जिससे सरगम की नींद खुले और वो अपना ये हसीन लम्हा खो दे। आदित्य की नज़र सरगम के हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर पर जाती है, जिसे उसने कसकर अपने सीने से लगा रखा था। साइड में रखे हुए टेबल पर अपनी तस्वीर को ना पाकर आदित्य समझ जाता है कि ये उसी की तस्वीर है। उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। सरगम के बेहिसाब प्यार में वो गदगद हो उठता है। उसके दिल से आवाज आती है, सरगम। यही आवाज सरगम के दिल तक भी पहुंचती है और वो एकदम से उठ जाती है। जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने आदित्य को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो 2-3 बार अपनी पलकों को झपकाकर देखती है, जैसे सोच रही हो कि ये सपना है या हकीकत। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य सच में उसके सामने बैठा है या बस उसका वहम है। उसके मासूम चेहरे पर सैकड़ों भाव आ रहे थे। पागल सी हो गई थी वो उसे अपने सामने देखकर। जब नहीं रहा जाता तो वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूते हुए, आप सच में यहाँ हैं? ओफो! उसका एक मासूम सवाल और आदित्य हार गया अपना दिल, अपनी जान। सरगम का हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था। आदित्य के मुंह से बस इतना ही निकलता है, जो काफी था सरगम को होश में लाने के लिए। वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है और हड़बड़ाकर उठती है। अपने सीने से लगाई हुई आदित्य की तस्वीर को वापस रखते हुए उसके जो गाल लाल हो रहे थे, वो तो कमाल थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या करे, बात भी करे तो क्या करे। आखिर कोई हक भी तो नहीं दिया था आदित्य ने उसे। कहीं ना कहीं आदित्य उसकी हालत समझ रहा था, क्योंकि अंदर से वो भी यही महसूस कर रहा था। सरगम बिस्तर से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। कुछ खाने को मिलेगा? भूख लगी है। ये पहली बार था जब आदित्य ने खुद सामने से उससे बात की हो। पहले तो सरगम को यकीन ही नहीं आता कि आदित्य उससे बात कर रहा है। वो फिर से उसका चेहरा देखने लगती है, पर अगले ही पल वो किचन की तरफ दौड़ पड़ती है, पैरों में जैसे पहिए लगा लिए हो। उसका बस नहीं चल रहा था इस वक्त, नहीं तो वो कितने पकवान बना देती। हाथ पैर फूले हुए थे, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, मन में सैकड़ों सवाल चल रहे हैं। आज अचानक से लौट आए, हमेशा के लिए आ गए हो ना मेरे पास, फिर छोड़कर तो नहीं जाओगे। इतने दिनों तक कहाँ थे? खूब शिकायतें करूंगी, सारी बातें पूछ लूंगी। बस यही सोचते हुए वो रोटियां सेके जा रही है। चिमटा नहीं मिल रहा तो हाथ से उठा रही है। उंगलियां जल रही हैं पर जलन महसूस नहीं हो रही है। एक तरफ चाय चढ़ा दी है जो उबलकर बाहर गिरने वाली है। बर्तन उठा रही है तो वो हाथ से गिर रहा है। सब गड़बड़ कर रही है, क्योंकि दिमाग तो आदित्य में अटका हुआ है। इससे पहले कि चाय उबलकर बाहर गिरती, वो तुरंत हाथ बढ़ाकर गैस बंद करती है और ठीक उसी वक्त आदित्य भी हाथ बढ़ाकर गैस बंद करता है। सरगम का हाथ गैस के स्विच पर और आदित्य का हाथ सरगम के हाथ पर। आदित्य की छुअन से सुन्न हो जाती है सरगम, पर ना तो वो अपना हाथ पीछे खींचती है और ना ही आदित्य उसका हाथ छोड़ता है। सरगम का दिल भर आता है और वो एकदम से आदित्य की तरफ देखती है।
आदित्य भी उसकी तरफ देखता है। सरगम की आंखों में सैकड़ों सवाल थे जिन्हें आदित्य साफ देख पा रहा था। ना चाहते हुए भी सरगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वही आंसू लुढ़क कर गालों पर आ जाते हैं। आदित्य एकदम से बेचैन हो जाता है। इन आंखों को तकलीफ देने की वजह जान सकता हूँ मैं? वो अपना हाथ उसके आंसू साफ करने के लिए बढ़ाता है। सरगम तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेती है। आदित्य के हाथ हवा में ही रह जाते हैं। सरगम अपने कदम पीछे करते हुए, ये जानने वाले आप कौन हैं? पहले तो बिना बताए चले गए, मुझे बिना गलती के सजा दी, और अब एकदम से वापस आ गए हैं और हक भी जता रहे हो। पर क्यों? हो सकता है आप कल को फिर वापस चले जाओ और आपके ऐसा करने से मैं बिखर जाऊंगी, टूट जाऊंगी मैं। और मैं टूटना नहीं चाहती, नहीं चाहती। वो बहुत ज़्यादा रोते हुए बोल रही थी। ये कहते हुए वो अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगती है। सामने खड़ा आदित्य आराम से उसकी सारी बात सुनता है। सरगम की बातों में छिपा दर्द, तकलीफ वो महसूस कर पा रहा था। 4 महीने की चुप्पी थी जो सरगम ने आज तोड़ी थी। वो बस लगातार रोए जा रही थी। आदित्य के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। अगले ही पल वो सरगम के बेहद करीब था। वो सरगम के हाथ उसके चेहरे से हटाता है। उसका पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी थी। आदित्य अपने हाथ से उसके चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है, पर सरगम अपनी नजरें नहीं उठाती। आदित्य, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, प्लीज। आदित्य की आवाज में भी कम तकलीफ नहीं थी। सरगम अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। आदित्य उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर, मानता हूँ तुम्हारा गुनहगार हूँ और तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, पर उससे पहले एक बार मेरी बात सुन लो। सुन लो कि मैं क्यों तुमसे भाग रहा था, या यूं कहें कि खुद से भाग रहा था। पहले तो एकदम से हमारी शादी हो गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो शादी के लिए तैयार भी नहीं था, बस दादी की खुशी के लिए। मम्मी पापा के बाद वही मेरा सब कुछ है और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। और दूसरी वजह थी मौलिना। आदित्य के मुंह से किसी लड़की का नाम सुनकर सरगम के दिल में एक टीस सी उठती है। आदित्य आगे बोलते हुए, मौलिना मेरी दोस्त है, पर एक वक्त था जब मुझे लगने लगा कि मैं उसे लेकर कुछ फील करता हूँ। पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दादी ने मेरी शादी करवा दी। अब दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई थी कि अगर मौलिना को पसंद करता हूँ तो तुम्हारे साथ जिंदगी की शुरुआत कैसे करूँ। तुम्हें देखता तो तुम्हारे लिए भी बुरा लगता कि तुम्हारा क्या कसूर है। बहुत ज़्यादा उलझ गया था तो यहाँ से चला गया, कुछ ख़त्म करने, कुछ नया शुरू करने। 4 महीने बीत गए, पर इन 4 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब तुम्हारी याद ना आई हो। मुझे पता ही नहीं चला कि जब मौलिना मुझसे दूर होती गई और तुम मुझसे जुड़ती गई। और फिर जब मौलिना ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करती है, तो उस वक्त मुझे खुशी नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आया। उलझन के बादल उसी पल छट गए। मुझे समझ आ गया कि वो तो सिर्फ मेरा अट्रैक्शन था। प्यार तो वो है जो तुम कर रही हो। मीलों दूर होकर भी मेरे रोम रोम में बस गई हो। अब तो तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो भी रहा है या नहीं। और नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं। मेरे लिए पूरी दुनिया में मेरी दादी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ, ये आदित्य सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। बहुत इंतज़ार किया है ना तुमने मेरा, तो मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जब मुझ पर, मेरे प्यार पर यकीन हो, तब मुझे दिल से स्वीकार करना। तब तक मैं इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। सरगम एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखता है। सरगम उसकी आंखों में आंखें डालकर, बहुत इंतज़ार किया है आपका, अब और नहीं कर सकती, ये कहती हुई वो उसके सीने से लग जाती है। अगले ही पल आदित्य उसे अपने आगोश में समा लेता है। दोनों की आंखें नम थी। दोनों के बेचैन दिल को राहत मिल गई थी। सारे गिले शिकवे आंसुओं के रास्ते बह गए थे। खाना ठंडा हो गया था, पर ठंडे पड़े रिश्ते में गर्माहट आ गई थी। आदित्य सरगम का चेहरा अपने हाथों में भरकर, अपने होंठ उसके माथे पर रखते हुए, आई एम सॉरी। आज सरगम ने अपने हिस्से की सारी खुशियां पा ली थी। आप चलिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहती हुई वो खाना गर्म करने लगती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। दोनों की कभी ना खत्म होने वाली बातें शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे को जितना समझते जा रहे थे, उतना ही एक दूसरे के प्यार में डूबते जा रहे थे। बातें करते करते कब दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं, दोनों को पता नहीं चलता। अगली सुबह सरगम की मीठी आवाज से दिन की शुरुआत होती है। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी, जो काफी थी
आदित्य को नींद से जगाने के लिए। सरगम अपनी मीठी आवाज में भजन गा रही थी। शादी के बाद आज पहली बार उसने कुछ गाया था। उसका भजन सुनकर उमा देवी भी बाहर आती है और सरगम को देखकर खुशी और गम के मिले जुले भाव उनके चेहरे पर आ जाते हैं। लाल साड़ी, नई नवेली दुल्हन की तरह वो सजी हुई। सबसे ज्यादा तो उसके चेहरे की चमक, रौनक, खुशी सब कुछ लौट आया था। उमा को अभी तक कुछ नहीं पता था। उमा उसके पास जाती है और प्यार से उसका माथा चूमते हुए, ऐसे ही खुश रहा कर मेरी बच्ची। ठीक उसी वक्त आदित्य अपने कमरे से बाहर आता है। उसे देखकर सरगम शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। उमा झट से पीछे मुड़कर देखती है तो आदित्य को वहां देखकर उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। अब उन्हें सरगम की खुशी का पता चल गया था। आदित्य उमा से भी माफी मांगता है और उनसे वादा करता है कि वो हमेशा सरगम की खुशियों का ख्याल रखेगा। उमा दोनों को खूब प्यार और आशीर्वाद देती है। एक बार फिर जश्न होता है। हवेली को सजाया जाता है, पूरे गांव को खाने पर बुलाया जाता है। एक बार फिर सरगम दुल्हन की तरह सजती है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार सब उसकी खुशी के मुताबिक हो रहा था। एक बार फिर वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ आदित्य का इंतजार कर रही थी। ठीक उसी वक्त आदित्य कमरे में आता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। सरगम शर्मा कर नजरें झुका लेती है। उसकी इस अदा पर आदित्य एक बार फिर अपना दिल हार जाता है। वो झट से अपनी दोनों बाहें खोल देता है और सरगम भागकर उसमें समा जाती है। दोनों कसकर एक दूसरे को अपने आगोश में समा लेते हैं और डूब जाते हैं अपने बेहिसाब प्यार की बारिश में। दो जिस्मों के साथ साथ दोनों की आत्माएं भी एक हो गई थी। अगले दिन सरगम आदित्य के साथ अपने घर जा रही थी। इस वक्त वो आईने के सामने बैठकर रेडी हो रही थी। पीछे से आदित्य उसे अपनी बाहों में भरता है और अपने चिन उसके कंधे पर टिकाते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक मिनट, एक मिनट। दादी ने कहा था कि तुम्हें कोई तोहफा देना है, पर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाया ही नहीं। सरगम अपने हाथों में कंगन पहनते हुए, तो आप अब दे दीजिए। अच्छा जी, तो बताओ क्या चाहिए मेरी सरकार को। सरगम खड़ी होती है और उसके सामने जाकर अपना हाथ आगे करते हुए, एक वादा। वादा? कैसा वादा? आदित्य हैरानी से बोलता है। सरगम उसकी तरफ देखकर, वादा कीजिए कि अगर हमारी बेटी होगी और वो कुछ बनना चाहेगी तो आप उसे रोकेंगे नहीं। बात बहुत गहरी थी जो सरगम ने बहुत सरलता से कह दी थी। आदित्य उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, वादा। पर वो ये समझ गया था कि जरूर सरगम के सपनों की बलि चढ़ाई गई है। उसके बाद वो दोनों सरगम के घर चले जाते हैं। आदित्य सरगम की छोटी बहन से बातों बातों में ये पता लगा लेता है कि सरगम गाना चाहती थी, पर उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ दिन बाद सरगम उमा देवी के साथ थी। तभी आदित्य हाथ में एक कागज लिए उसके पास जाता है और वो कागज सरगम के हाथ में रख देता है। सरगम उसे खोलकर देखते हुए, ये क्या है? पर वो जैसे ही उसे खोलकर पढ़ती है तो उसकी आंखें झिलमिला जाती हैं। वो हैरानी से आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य तुरंत उसके आंसू साफ करते हुए, वादा करो तुम हमारी बेटी के लिए मिसाल बनोगी और अपना सपना पूरा करोगी। इसके बाद सरगम संगीत की शिक्षा लेती है और पूरे दिल से उसे पूरा करती है। 4 साल बाद सरगम संगीत की दुनिया की उन बुलंदियों पर है जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। पूरी दुनिया में उसका नाम है और इन सब में आदित्य ने कदम कदम पर उसका साथ दिया। आज सरगम ने खुद का एक संगीत विद्यालय खोल लिया है और वो उन सब लड़कियों को फ्री में शिक्षा दे रही है जो कुछ करना चाहती हैं। इन सब में उसकी खुद की 1 साल की बेटी सपना है जो कि आदित्य की गोद में चैन से सो रही है और सरगम प्यार से दोनों को देख रही है। अपनी जिंदगी में जितने उसने त्याग किए थे, एक एक करके सबको पा लिया सरगम ने, सिर्फ और सिर्फ आदित्य की वजह से। आदित्य ने जब तक सरगम से प्यार नहीं किया तो नहीं किया, पर जब किया तो इतना किया कि दुनिया की हर खुशी लाकर उसके पैरों में रख दी। अब अपनी छोटी सी दुनिया में वो दोनों बहुत खुश हैं। समाप्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही और भी हज़ारों अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझसे सुनने या पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या चाहिए, सिर्फ एक आपका सब्सक्राइब। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।